નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 9ની અંદર આપણો પાઠ ત્રીજો क्या निराश हुआ जाए જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। તો આપણે એ પાઠ સમજવાનો છે, પણ એ પહેલાં થોડું આપણે લેખક વિશે અને ગદ્ય વિશે પણ થોડું સમજી લઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતીમાં શરૂઆત એટલા માટે કરું છું કે તમને આસાનીથી સમજાય। પાઠ તો આપણે હિન્દીમાં પણ સમજીશું, અને છતાં જ્યાં આપણને એવું લાગશે કે અહીંયા આપણે હિન્દીમાં સમજૂતીની બદલે ગુજરાતીમાં આપીએ તો વધારે સમજાય એવું હશે, ત્યાં એ પ્રમાણે પણ કરીશું। તો આપણે પહેલાં થોડો લેખકનો परिचय जाणी लईए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम से सन 1940 ईस्वी सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक भी वे रहे थे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि समालोचना तथा इतिहास उनके ग्रंथ हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार कैसे बाहरी स्तर पर वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने जो निबंध दिया है उसमें उन्होंने आज के हमारे समाज में जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण का हमें परिचय दिया है। आज के युग में हम जहाँ भी देखें चारों ओर अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। आज हम सुबह सुबह यदि अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में कौन सा न्यूज़ होता है, कौन सा समाचार होता है? जहाँ भी देखो वहाँ चोरी हुई, लूटपाट हुई, किसी ने किसी को ठग लिया, किसी ने किसी के घर में डाका डाला, कहीं पर कुछ न कुछ किसी की हत्या हो गई। तो ऐसी घटनाओं से हमारा समाचार जो है वो भरा पड़ा होता है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं ऐसा समाचार पढ़ता हूँ तो कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। लेखक આપણને એવું કહેવા માગે છે કે આજના સમયની અંદર પરિસ્થિતિ કેવી છે। તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સવારમાં જ્યારે સમાચાર પત્ર વાંચવા લઈએ છીએ ત્યારે તમે પણ જાણો છો, તમને પણ ખબર છે, અને ન ખબર હોય તો એક દિવસ લઈને જોઈને પ્રયત્ન કરી જોજો, તમારી જાતે અનુભવ કરી જોજો। સવારના પોરમાં આપણા ઘરની અંદર સમાચાર પત્ર આવે, આપણે એને ખોલીએ तो तमे जोजो मोटा भागना समाचारों केवा हशे, बधा एवा ज हशे जेनी अंदर
एक ज वस्तु जाणवा मळे के आजे आ जग्याए चोरी थई, अहींया आ जग्याए आने लूंटी लीधा, कोई जग्याए कोईए भ्रष्टाचार कर्यो, कोईए रिश्वत लीधी, कोईए कोईने दगाथी ठगी लीधा। तो आवी आवी बधी घटनाओ, कोईए कोईनी साथे झगड़ो कर्यो, मारामारी करी, आवा ज बधा समाचारो आजे आपणने पेपरनी अंदर जोवा मळे छे। एकेय सारू पॉजिटिव न्यूज छे ए लगभग आजे आपणने ओछा जोवा मळे छे। तो लेखक एवुं कहे छे के જ્યારે જ્યારે હું સમાચાર પત્રની અંદર નજર કરું છું અને વાંચું છું કે આવી બધી ઘટનાઓ બને છે ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક મારું મન છે એ નિરાશ થઈ જાય છે, મારું મન ઉદાસ થઈ જાય છે। मेरा मन बैठ जाता है, मतलब મારું મન ઉદાસ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય છે કે શું સમાજ આવો જ થઈ ગયો, શું આજે સમાજની અંદર આવી જ પરિસ્થિતિ છે। તો લેખક કહે છે કે નહીં, પણ જીવનની અંદર આવી બધી નેગેટિવ જ ઘટના નથી બનતી, પણ લેખકનું એવું માનવું છે કે જીવનની અંદર ઘણી બધી એવી પોઝિટિવ ઘટનાઓ પણ ઘટે છે જેનાથી આપણને જીવનની અંદર નિરાશ થવાના બદલે જીવનમાં નવી આશા જાગૃત થાય છે। એટલે જ આપણા પાઠનું ટાઇટલ પણ કંઈક એવું જ રાખ્યું છે લેખકે નિબંધનું કે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય। શું આવી બધી ઘટનાઓ સાંભળીને જોઈને આપણે નિરાશ થઈ જવું? સમાચાર ટીવી ઉપર જોઈએ, છાપામાં વાંચીએ, જ્યાં જુઓ ત્યાં સમાજની અંદર, તો શું આવા બધા સમાચારો વાંચીને આપણે નિરાશ થઈ જવાનું? लेखक कहते हैं नहीं। क्या निराश हुआ जाए? नहीं, हम कभी ऐसी बातों से निराश नहीं हो सकते, क्योंकि समाज में आज भी ऐसी घटनाएं बनती हैं जिसे देखकर, अनुभव करके हमें ये पता चलता है कि समाज में आज भी ईमानदार व्यक्ति हैं, आज भी समाज से ईमानदारी नष्ट नहीं हुई है। आज भी समाज में कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सत्य और नियमित रूप से अपने जो सत्य का आचरण है वो करते हैं, ईमानदारी का सबूत भी देते हैं, और ऐसे लोगों के उदाहरणों से ही नया जीवन जीने की हमें प्रेरणा मिलती है। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं भी कभी कभी जीवन में निराश हुआ हूँ, लेकिन ऐसे निराश जीवन से भी कुछ घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी घटी कि जिस घटना से मैं फिर से मेरे जीवन में नया उत्साह आ गया। कुछ संक्षेप में हम इसके बारे में भी पहले देख ले, फिर बाद में हम इस गद्य को पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि एक बार लेखक जो थे वो रेलवे में मुसाफरी करने जा रहे थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में टिकट लिया, और टिकट मास्टर ने भी जल्दी जल्दी में लेखक को टिकट दे दिया। अब गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि न तो लेखक को पता था न टिकट मास्टर को, दोनों से गलती हो जाती है। और लेखक टिकट लेकर गाड़ी के डिब्बे में बैठ जाते हैं, रेल के डिब्बे में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर वो बैठे, इतने में क्या देखते हैं कि जो टिकट मास्टर था वो सभी डिब्बे के अंदर इधर उधर देखता हुआ चेहरा पहचानने की कोशिश करता हुआ लेखक के पास आता है और हाथ जोड़कर विनती करता है कि मुझसे गलती हो गई, जल्दी जल्दी में मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। लेखक ने क्या किया था? विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर लेखक ने जल्दी जल्दी में जो टिकट लिया था वो टिकट 10 रुपये का था, और जो रेल मास्टर जिसके पास से उसे टिकट लिया था उसे भी पता नहीं था, वो 100 का नोट 10 का समझकर जल्दी से टिकट दे देते हैं 10 रुपये का, और बाद में उसे पता चलता है उस टिकट मास्टर को कि उन्होंने जो लेखक के पास से पैसे लिए वो 10 नहीं बल्कि 100 का नोट था। तो वो उसे 90 रुपये वापस देने के लिए अपना समय बर्बाद करके हर एक डिब्बे में दौड़ता हुआ लेखक के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर आजीजी पूर्वक
कहता है लेखक से कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, जल्दी जल्दी में आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, और गलती से आपका जो 90 रुपया था वो मेरे पास छूट गया था, तो मैं उसे आपको वापस देने आया हूँ। आप अपना पैसा ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो लेखक कहते हैं कि जब ऐसी घटनाएं बनती हैं समाज के अंदर, तो हम कैसे न कहें कि समाज में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रहा। अगर ये जो टिकट मास्टर हैं वो ईमानदार नहीं होता तो क्या लेखक का 90 रुपया होता? नहीं। और यदि लेखक को याद होता और वो टिकट मास्टर के पास जाकर उससे मांगता तो भी शायद कोई बेईमान होगा तो उसे पैसे देने से इनकार कर देता। लेकिन लेखक कहते हैं कि आज भी समाज में ऐसे प्रामाणिक लोग हैं जो आज भी अपने नीति नियमों के अनुसार सच्चाई की राह पर चलते हैं। बीजी एक घटना विद्यार्थी मित्रों, હવે ગુજરાતીમાં નાનકડી કહી દઉં, આજ પાઠની સાથે સંકળાયેલી છે તો તમને બંને ભાષામાં થોડું મજા આવશે। તો બીજી ઘટના એવી છે કે એક વખત લેખક પોતાના પૂરા પરિવાર સાથે એક બસમાં બેસીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। ગંતવ્ય સે થોડે દૂર, ગંતવ્ય યાને લેખકને જ્યાં જવું હતું એ સ્થળથી થોડે દૂર જંગલમાં બસ પહોંચે છે। રાતનો સમય હોય છે અને ઘમઘોર અંધારું, જંગલની અંદર વચ્ચોવચ્ચ બસ પહોંચે છે અને બસ બંધ થઈ જાય છે। બસને જવાબ દे दिया। अब क्या करे? लेखक के सिवा बस में जितने भी मुसाफिर थे वो सिंगल थे, यानी उनके साथ उनका परिवार नहीं था। लेखक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिसके साथ उनके परिवार के सभ्य थे, यानी उनकी पत्नी और उनके बच्चे। अब बस जो थी वो जंगल में बंद हो गई तो क्या हुआ? बस का जो कंडक्टर था वो नीचे उतरा, बस के ऊपर से एक साइकिल ली और चला गया। अब बस में जितने भी लोग थे उनको इस बात का भय लगने लगा। જેટલા અંદર હતા એ બધાને ડર લાગે છે। શેનો ડર લાગે છે? કે હવે તો આ જંગલ છે અને આ કંડક્ટર ને ડ્રાઈવર છે એ ચોક્કસ ડાકુઓ સાથે મળી ગયેલા છે। અને યાત્રીઓએ એવું સાંભળેલું, બસના મુસાફરોએ, કે આ જંગલની અંદર ઘણા બધા બસો અને વાહનોને ને મુસાફરોને લૂંટી લે છે। એટલે બિચારા ગભરાઈ ગયા કે હવે આપણને ચોક્કસ આ કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર લૂંટાવા માટે જ અહીંયા આ બસને આણે બગાડી છે। ઘટના એવી બને કે કંડક્ટર તો જતો રહે છે પણ લોકો એવું સમજે છે કે કંડક્ટર તો ગયો છે એ લૂંટારાઓને સમાચાર આપો કે અહીંયા બે બસ ઊભી રાખી છે અને તમે એને લૂંટી લ્યો। પણ એ કે ડ્રાઈવર ક્યાં જવાનો છે, એને તો આપણે બરાબર પકડીને રાખશું। અને એટલે બધાએ જેટલા મુસાફર હતા એટલા બધા બસમાંથી નીચે ઉતર્યા અને ઓલા ડ્રાઈવરને ઘેરીને બરાબર મારવાની તૈયારી કરી। ड्राइवर एटलो बधो डरी जाए छे कि बेचारो कातर ढंग से लेखक की ओर देखने लगा। कातर ढंग यानी भयभीत दृष्टि से, એટલે ભયભીત નેત્રોથી એ લેખકની સામે જુએ છે કે મને બચાવો, આ લોકો મને મારશે। હવે આ બાજુ પરિસ્થિતિ એવી છે કે લેખકના બાળકો ભૂખ્યા અને તરસ્યા બંને હતા। એ ક્યારનાય રડતા હતા, એને પાણી પીવું હતું, નાસ્તો કરવો હતો, પણ પરિસ્થિતિ એવી હતી કે જંગલની વચ્ચે કશું મળે નહીં અને પાછો રાતનો સમય અને એમાં પણ બસ બગડી, એટલે લેખકના બાળકો વધારે રડવા માંડ્યા। હવે કરે તો કરીને લેખક છે એ મુસાફરોને સમજાવે છે કે ભાઈ તમે થોડી વાર રાહ જુઓ। એટલે લોકો કહે છે કે નહીં, આમણે તો કંડક્ટરને બોલાવવા મોકલી દીધા છે, કોને? લૂંટારુઓને, અને એ હમણાં લૂંટારુઓને લઈને આવશે ને આપણને લૂંટી જશે। જો તમે જવાબદારી લેવા તૈયાર છો કે આમણે નથી બોલાવ્યા લૂંટારુઓને? લેખક કહે છે ભાઈ તમે વાત તમારી સાચી છે પણ થોડી વાર રાહ જુઓ। જો તમને એવું કાંઈ લાગે કે કોઈ લૂંટારુઓ આવે છે તો તમે તમતારે આ ડ્રાઈવરને મારજો, હું એમાં ના નહીં પાડું।
તો મુસાફરો એવું નક્કી કરે છે કે જો કોઈ લૂંટારું આવે અને કંડક્ટર સીધો ન ચાલે તો પહેલાં પછી જે થવું હોય એ થાય, પણ પહેલાં તો આપણે આ ડ્રાઈવરને છે એ સમાપ્ત કરી દેવો, એટલે કે એને તો બરાબરનો મેથી પાક ચખાડવો. આવું બધું નક્કી કરી અને બધા ડ્રાઈવરને ઘેરીને ઊભા રહે છે. લેખકને પણ હવે તો ડર લાગે છે, કારણ કે એમની સાથે તો એમના પત્ની અને બાળકો બધા હતા. પોતે તો એકલા નહોતા, બાકી તો બધા એકલા હતા. લેખક એક જ એવા વ્યક્તિ હતા કે જે પરિવાર સાથે હતા. તો હવે શું કરવું? લેખક છતાં પણ ભરોસો રાખીને બેસે છે. થોડી વાર થાય છે, જુએ છે તો અડ્ડે સે એક નઈ બસ આ રહી હૈ. એટલે જુએ છે તો શું થાય છે કે બસ સ્ટેશનથી એક નવી બસ આવે છે અને એ બસ ઉપર કોણ બેઠું હોય છે? એ બસની ઉપર જે આ બસનો કંડક્ટર હતો એ બેઠો હોય છે. આવીને જલ્દી જલ્દી એ નીચે ઉતરે છે અને બધા જ મુસાફરોને કહે છે કે ચાલો તમે બધા જલ્દી જલ્દી નવી બસમાં બેસી જાઓ. હું જલ્દીથી બસ લેવા માટે ગયો હતો, કારણ કે આ સ્થળ છે એ ઝાઝીવાર રહેવાય એવું સુરક્ષિત નથી, એટલે તમને કહેવા રોકાયો નહીં, પણ હવે જલ્દી જલ્દી તમે બધા બસની અંદર બેસી જાઓ. લેખક પાસે આવે છે, લ્યો તમારા બાળકો ભૂખ્યા અને તરસ્યા રડતા હતા, એટલે હું એના માટે દૂધ અને પાણી લઈને આવ્યો છું. અને આમ કરીને દૂધ ને પાણી લેખકને આપે છે. લેખકના બાળકો પીને શાંત થાય છે. હવે લેખક કહે છે કે વિચારો કે જો કંડક્ટર છે એને એ પ્રમાણિક ન હોત તો એ વખતે એ કહી શકત કે ભાઈ બસ બંધ પડી ગઈ છે, તમારે જે કરવું હોય એ કરો. પોતે સાયકલ લઈને જંગલની અંદર આટલી લૂંટારુઓની બીક હોવા છતાં એ સાયકલ લઈને જાય છે, તો એ પ્રમાણિક ન હોય તો શા માટે જાય? પોતે પ્રામાણિક છે અને લોકોના દુઃખને સમજે છે, એટલે પોતે ઝડપથી જાય છે અને નવી બસ લાવી અને બધાને નવી બસમાં બેસાડે છે. અને રાત્રે 12 વાગતા બધા જ્યાં બસ સ્ટેન્ડ બધાને પહોંચવાનું હતું ત્યાં પહોંચી જાય છે. तो लेखक कहते हैं कि हम ये कैसे नहीं कह सकते कि आज समाज में ईमानदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। आज भी हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार हैं। हाँ, एक बात सही है कि आज समाज में जो ईमानदार व्यक्ति हैं ये बेचारे समाज के अंदर पीस रहे हैं। रोज कमाकर रोज खाने वाले जो लोग हैं, निरीह और भोले, निरीह यानी भोले, तो रोज कमाकर रोज खाने वाले जो निरीह लोग हैं, भोले लोग हैं, ये आज गरीबी की चक्की में पीसे जा रहे हैं। और जो लोग दूसरों को ठगते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो बुरा करते हैं, ऐसे लोग फलते फूलते जा रहे हैं। यानी जो दूसरों का गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो हैं वो समाज में आज ज़्यादा और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। और जितने गरीब लोग हैं वो बेचारे और गरीब बन रहे हैं। और इसी के कारण आज समाज में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि व्यक्ति जितने बड़े ओहदे पर होता है उतना ही उनके सामने लोग शकपूर्ण दृष्टि से, शंका की दृष्टि से देखते हैं। जितना बड़ा ओहदा उतना बड़ा उन पर अशंका, वहम का भाव। व्यक्ति यदि छोटे ओहदे पर होता है तो लोग उस पर कम शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन जितना बड़ा उनका पद होता है उतना ही बड़ा उन पर लोगों को घोटाले का, अत्याचार का, रिश्वत का उन पर दोष लोग लगाते हैं। यानी व्यक्ति सही है या झूठा है, फिर भी आज समाज में लोग सबको एक ही नज़र से देखने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा है कि जो बड़ा व्यक्ति हैं वो सभी गलत ही करते हैं,
जो बड़ा व्यक्ति हैं वो कोई प्रामाणिक ही नहीं है और जो छोटा व्यक्ति हैं वो सब सज्जन ही हैं। क्या वो गलत नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी एक समान नहीं हैं। कुछ बड़े व्यक्ति जो थे वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार थे और कुछ छोटे व्यक्ति जो थे वो भी ईमानदार और सही सज्जन थे। लेकिन आज वातावरण इतना बदल गया है कि बड़े पद पर बैठे लोगों को लोग अधिक शंकापूर्ण दृष्टि से देखते हैं और इसीलिए यहाँ पर हमारे देश में आज ऐसा वातावरण हो गया है कि जहाँ भी देखें हम चारों ओर अविश्वास और हमें चारों ओर अशंका का माहौल दिखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ अपना पाठनो थोड़ो सारांश हतो। हवे આપણે આ નિબંધની અંદર લેખક આપણને શું કહેવા માગે છે એ પણ થોડું સમજી લઈએ। લેખકનું કહેવું એવું છે કે સમાજની અંદર જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ એવી ઘટના કે જેનાથી સમાજની અંદર લોકોની અંદર એક એવો માહોલ ઊભો થાય છે કે વાસ્તવમાં આજનું વાતાવરણ આટલું ખરાબ જ છે, આજનું વાતાવરણમાં જરાય ક્યાંય કોઈ ઇન્સાનિયત નામની ચીજ બચી જ નથી અને ત્યારે કેવું વાતાવરણ સર્જાય છે અને લેખકના મતે શું છે એ આપણે સમજીએ। તો પહેલાં આપણે थोड़ी पंक्तियों જોઈએ અને પછી समझिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना यानी मन उदास हो जाना, निराश हो जाना। तो समाचार पत्र में लेखक जब कहते हैं कि जब मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो उसमें ठगी, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार भरे पड़े होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो डकैती शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है और उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार शब्द है तो भ्रष्टाचार शब्द जो है उनका विरुद्धार्थी अर्थ होता है सदाचार। तो डकैती यानी भाववाचक संज्ञा और भ्रष्टाचार यानी कि सदाचार, ये आपको प्रश्न पत्र में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो आपको साथ साथ अपनी पुस्तक में ये नोंद भी करते रहना है। तो आप उसके शब्द के नीचे अंडरलाइन करते हुए आप उनमें ये जो भी मैं विशेषण कि जो भी भाववाचक संज्ञा, मुहावरा, पर्याय, विरुद्धार्थी जो भी लिखाऊँ आप उनमें लिखते रहना ताकि आपको व्याकरण में कोई दिक्कत ना हो। तो लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी उदास हो जाता है, हताश हो जाता है जब मैं समाचार पत्र में पढ़ता हूँ कि किसी ने किसी को ठग लिया, किसी के घर में चोरी हुई, किसी ने तस्करी यानी कि दान चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार लेखक पढ़ते हैं तो निराश हो जाते हैं। कहते हैं कि आज समाज में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण यानी एक दूसरे के ऊपर अपना जो दोष है वो उनका आरोपण कर देना यानी एक दूसरे पर दोषारोपण कर देने का जो कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है आज हमारे देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। ईमानदार उनका विरुद्धार्थ होता है बेईमान। तो लगता है कि आज हमारे
समाज में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं है, यानी कि सब बेईमान बन गए हैं, ऐसा लग रहा है। हर व्यक्ति को दृष्टि से देखा जा रहा है, सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो बुरा कर रहा है। जो जितने अधिक ओहदे पर होता है उसे लोग उतने ही अधिक भ्रष्टाचारी, दुराचारी ऐसा ही समझते हैं। उनमें उतने ही अधिक दोष लोग निकालने लगते हैं। दोष यानी कमी, त्रुटि, तो उनमें उतनी ही त्रुटियां लोग निकालने लगते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बार मुझे एक बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय सुखी कौन है। लेखक कहते हैं कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ये कुछ नहीं करता इसमें, इसलिए कोई भी उसमें न तो कोई कमी ढूंढ सकेगा न कोई दोष। तो सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति कुछ भी करता है तो लोग उसमें कोई ना कोई कमियां ढूंढने लग जाते हैं। लेखकનું કહેવું એવું છે કે વ્યક્તિ સમાજની અંદર કંઈ પણ કામ કરે તો એ કંઈક ને કંઈક એનામાં દોષ હોય જ। એટલે લેખક એવું કહે છે કે આપણે આજે સમાજની અંદર એવા વ્યક્તિની કોઈ કમી નથી કાઢી શકતા જે કંઈ કરતો જ નથી। સુખી એ જ વ્યક્તિ છે જે સમાજની અંદર કંઈ પણ કામ કરતો નથી, કારણ કે એ કંઈ કરતો નથી, એટલે આપણે એનામાંથી કોઈ પણ કમી કાઢી શકતા નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ। આગળના વિડીયોની અંદર આપણે આગળ પાઠને સમજીશું। અસ્તુ, જય હિન્દ।